मेरे प्यारे देशवासियों, आप इस देश के मालिक हैं, आप इस देश के स्वामिक हैं, आप इस देश के अधिनायक हैं, आप इस देश के भारत भाग विधाता हैं। मैं आज आपको भारत के संविधान के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारा भारत का संविधान, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13/12/1946 को उद्देशिका लिखी, वो उद्देशिका हमारे फ्रांस की थी। उस फ्रांस के उद्देशिका को हिंदुस्तान की उद्देशिका में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें जोड़ दिया। हमारे संविधान में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, समाजवादी बनाने के लिए, पंथ निरपेक्ष बनाने के लिए, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, अवसर की समानता, बंधुता देने के लिए हम दृढ़ संकल्प लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान में 284 लोगों ने साइन किया और इसे अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और जनता को समर्पित कर दिया गया। ये हमारा भारत का जो प्रेमबिल है, जो प्रस्तावना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13/12/1946 को इसमें रखा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो पहला विशेषण इसमें, हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। आज़ादी से आज तक हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं बन पाया, लेकिन जो सत्ताधारी बैठे, जो नेता बैठे पार्लियामेंट में, वो लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गए। अब दूसरा इसमें विशेषण जो लगा हुआ है, वो समाजवादी बनाने का। देश को समाजवाद बनाना है और समाजवादी लाना है, लेकिन हमारा देश आज़ादी से आज तक समाजवाद नहीं बन पा रहा। इस समाजवाद का मतलब है हर आदमी समान ढंग से रहेगा, समान ढंग से उसकी आजीविका चलेगी, समान ढंग से उसकी चिकित्सा होगी, समान ढंग से उसे शिक्षा मिलेगी। लेकिन आज तक नहीं हो पाया। इसमें गरीबी के हिसाब से गरीब लोगों का समझ लो जीवन चलता है, और जो अमीर हैं उनको अलग ढंग से उनका जीवन चलता है। इस प्रकार से ये हमारा देश माने गरीब और अमीरी में बटा हुआ है। उसी के हिसाब से गरीब को गरीब ढंग का जीना पड़ता है, अमीर को अमीर ढंग से जीना पड़ता है। लेकिन हमारे समाजवाद में लिखा हर आदमी को समान जीने का अधिकार है, समान उस चिकित्सा पाने का अधिकार है, समान उसे रोजगार पाने का अधिकार है, समान उसे शिक्षा पाने का अधिकार है। लेकिन ये नहीं हो पाया। तीसरा इसमें लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष, लेकिन हमारे देश में पंथ निरपेक्ष देश भी नहीं बन पाया। उसमें भी समझ हिंदू मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, ये सब आपस में धर्म के नाम पे लड़ते हैं। लेकिन हमारा पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये है कि हर आदमी को धर्म मनाने की छूट है, हर आदमी को पूजा करने की छूट है, हर आदमी को अपने धर्म को अपने ढंग से मनाने की छूट है और धर्म का प्रचार करने की छूट है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो जितनी कौम के लोग यहाँ रहते हैं सब आपस में लड़ते रहते हैं। उसमें जाने कितनी मारपीट, दंगा फसाद और जाने कितना खून खराबा और जाने कितने लोग मर जाते हैं। तो आज तक हमारे देश में धर्म निरपेक्ष देश नहीं बन पाया। अब मैं आपको लोकतांत्रिक गणराज्य की बात बताता हूँ। लोकतांत्रिक का अर्थ होता है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन। लेकिन ये नहीं हो पाता है।
हमारे देश की जनता जिन लोगों को चुनती है और चुनकर जो देश के पार्लियामेंट में बैठते हैं वो गण हो जाते हैं, और वो गणों का जो है तंत्र जो है वो गण राज होता है। वो गण राज जो है देश को चलाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे जो अब्राहम लिंकन ने लिखा था कि भारत के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन स्थापित होगा, लेकिन नहीं हो पाता। वो तो माने जो गण राज है वो जो है जो चुन कर जाते हैं, जो गण होते हैं उनका समूह ही गणतंत्र कहलाता है और उन्हीं का राज चलता है, जनता का शासन नहीं चल पाता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत के संविधान में 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद हैं। ये एक में लिखा हुआ है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन का मतलब होता है भारत, यूनियन का मतलब होता है इंडिया, दैट इज द भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारे जो है यूनियन में 29 जो है स्टेट आते हैं जिनको मिलाकर एक यूनियन बनाई गई है, और इसमें जो है 9 जो है टेरिटरी आते हैं जो केंद्र शासित राज्य कहलाते हैं। ये हमारा जो है 1 से लेकर 4 तक जो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी दी हुई है। अब 4 से लेकर 11 तक जो है हमें जो है नागरिकता का अधिकार मिला हुआ है जो सिटीजनशिप कहलाता है। इसमें सिटीजनशिप के लिए प्रावधान दिए गए हैं। अब 12 से लेकर जब 35 तक हमारे जो है फंडामेंटल राइट आते हैं। उसमें लिखा फंडामेंटल राइट में यदि आपका किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप जो अनुच्छेद 32 में जाकर सुप्रीम कोर्ट से उसको पूरा करवा सकते हैं, उसे लागू करवा सकते हैं। तो ये हमारा जो है, ये जो हमारा फंडामेंटल राइट जनता के लिए मिला हुआ है। इसमें 13 में लिखा हुआ है केंद्र सरकार, राज्य सरकारें ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगी जो भारत के नागरिक के फंडामेंटल राइट को छीनती हो या शून्य करती हो। ऐसा बनाया हुआ कानून जो है रद्द समझा जाएगा। अब ये जो है 14 राइट टू इक्वलिटी दी है वो 14 से लेकर जो है 18 तक है। फिर राइट टू फ्रीडम दिया है वो जो 19 से लेकर 22 तक है। इसमें 20 बहुत बढ़िया लिखा हुआ। 20 में लिखा हुआ है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, माने जब तक 20 में लिखा हुआ जब तक किसी आदमी कानून का उल्लंघन नहीं करता है तो उसे दोष सिद्ध नहीं कहा जा सकता है, और जिस कानून का उल्लंघन किया हुआ है उसमें जो सज़ा लिखी है वही सज़ा उसे दी जाएगी। और जहाँ पे घटना हुई है उस स्थान से लेकर अपराधी को 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में पेश करना होगा। उसमें ये कहा गया है जो आदमी ने कानून का उल्लंघन किया है और उसमें जो सज़ा लिखी है वही सज़ा दी जाएगी, उससे ज़्यादा सज़ा उसको नहीं दी जाएगी। अब होता क्या है, कानून का उल्लंघन सिद्ध नहीं होता है, पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है, डंडे मारता है, चाटे मारता है, बदतमीजी करता है, गाली करता है। हमारे जो अनुच्छेद 20 में जो है इस प्रकार का करने के लिए मना किया गया है। अब मैं आपको जो है 21 बताता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है किसी भी आदमी को जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है, किसी भी आदमी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, उसे कानून के तहत ही वंचित किया जा सकता है। अब मैं आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन बताना चाहता हूँ जो 23 से लेकर 24 तक है। इसमें लिखा हुआ 23 में
कोई भी भारत के नागरिक से जो है बेगारी नहीं करवाएगा, कोई भी ज़बरदस्ती काम नहीं करवाएगा, किसी भी नागरिक को जो है या किसी भी नाबालिग को जो है से काम नहीं कराया जाएगा। ये हमारे जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में लिखा हुआ है। ये 23 से 24 तक है। अब राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो 25 से लेकर जो है 28 तक है। उसमें भी लिखा हर आदमी को अपने धर्म को मनाने की, हर आदमी को अपने धर्म की पूजा करने के लिए, हर आदमी को अपने धर्म की प्रचार करने के लिए जो है हमारे जो है ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जो है प्रावधान दिए गए हैं। फिर जो कल्चर एजुकेशनल जो 28 से लेकर 31 तक आते हैं, इसमें जो है ये कहा गया है आदमी अपने जीवन को अपने संस्कार ढंग से चलाए और आदमी को शिक्षित भी होने का अधिकार है। फिर हमारे 32 से लेकर 35 जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो दी गई है। उसमें ये कहा गया है किसी भी नागरिक का या किसी भी भारत के व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट जाकर जो है उस हनन को जो है मना सकता है, कानून जो है से वो इसकी जो है पूर्ति करा सकता है। अब हम आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बताना चाहता हूँ। वो जो है 36 से लेकर जो है वो 51 तक है। 36 लिखा हुआ है कि ये हमारे राज्य की ड्यूटी है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो 36 से लेकर 51 तक दी है, इसको जो है सरकार स्टेट जो है ऐसी नीतियाँ, ऐसे कार्यक्रम, ऐसी योजना बनाए कि भारत के नागरिक, भारत के आम लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमारे जो है 37 में लिखा हुआ है कि इसमें आम जन के लिए जो है विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनकी अभिवृद्धि के लिए जो है योजना बनाकर सरकार लागू करे। 38 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि हमारे देश में या हमारे राज्य में जो असमानताएं हैं, जो विभिन्नता है, उसको दूर करने का प्रयास करे। चाहे वो असमानता शिक्षा की हो, चाहे वो जो है रोजगार की हो, चाहे वो चिकित्सा की हो, इसको दूर करना हमारे राज्य का कर्तव्य है। 39 में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार को 39A से लेकर 39F तक जो प्रावधान दिए गए हैं, इसमें नीतियां बनाकर जो है आम जनता को इसका लाभ दे। 41 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 41 में लिखा हुआ है कि राइट टू वर्क, हर आदमी को काम पाने का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, हर आम आदमी को जो है शिक्षा पाने का अधिकार है। राइट टू पब्लिक असिस्टेंट, हर आदमी को जो है लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। फिर 43 में लिखा हुआ है कि हर आदमी को लिविंग वेजेस देने का अधिकार जो है राज्य सरकार को है। वो ऐसी जो है व्यवस्था बनाए कि आम आदमी की आजीविका चल सके। ये हमारे जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 36 से लेकर 51 तक दिए हुए हैं। अब मैं आपको फंडामेंटल ड्यूटी बताना चाहता हूँ जो 51A से लेकर 51K तक दिए हुए हैं। इसमें ये कहा गया है कि हमारे भारत के नागरिक को, हमारे भारत की आम जनता को जो इसमें जो है ड्यूटी जनता के लिए दी गई है उसका पालन करें, उसका आदर करें, उसका सम्मान करें, उसका अनादर न करें। उसके अनादर करने पे जो है हमारा कानून उसको सज़ा दे सकता है। अब मैं आपको जो है यूनियन ऑफ गवर्नमेंट बताना चाहता हूँ, जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं। ये जो है केंद्र सरकार 52 से लेकर जो है 151 तक के अनुच्छेद से बनती है। इसमें जो है यूनियन गवर्नमेंट में जो पहला है वो एग्जीक्यूटिव है, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं। ये 52 से लेकर 78 तक है। उसके बाद पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट अनुच्छेद 79 से लेकर 122 अनुच्छेद
के तहत जो है बनती है। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, ये अनुच्छेद 123 में दिए हुए हैं। अब इसमें यूनियन जुडिशरी है जो 124 से लेकर तो 147 अनुच्छेद से बनती है। इसके बाद हमारा जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में कैच कहते हैं, ये हमारी 148 से लेकर 151 तक बनती है। ये हमारी केंद्र सरकार है। नेता जो है ज़बरदस्ती चुनाव कराता है और ज़बरदस्ती चुनाव करा के जो है वो देश का मालिक बन जाता है और जो गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट बना लेता है और अपनी नौकरी 5 साल के लिए पक्की कर लेता है। अब मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट की बात बताता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 151 से 152 से लेकर 237 तक जो स्टेट बनती है, वो स्टेट जो है उसमें जो है एग्जीक्यूटिव है, उसमें एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव जो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक बनती है। फिर उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर है जो 168 से लेकर 212 तक बनती है। फिर लेजिस्लेचर पावर ऑफ गवर्नर है जो 213 अनुच्छेद से बनती है। फिर हाई कोर्ट इन द स्टेट है जो अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक बनती है। फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट इन स्टेट्स है जो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक में बनती है। उसके बाद हम आपको 243 से लेकर 243 ओ तक में पंचायत बनती है। 243 पी से लेकर जेड जी तक जो है ये हमारी नगर पालिका बनती है। 324 से लेकर 329 तक चुनाव होते हैं। 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी लागू होती है। 368 में संविधान का संशोधन दिया हुआ है। इस प्रकार से हमारा संविधान जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेद से हमारा संविधान चलता है। इसमें 12 शेड्यूल्ड हैं, 22 अध्याय हैं। जब ये बन के तैयार हुआ तो हमारे बाबा साहब भीमराव ने कहा ये तो संविधान जो है जनता के हित के लिए नहीं ना, ये कल्याण के लिए नहीं ना, ये नेताओं के लाभ के लिए और नेताओं के कल्याण के लिए है। इसमें जब तक पेनल कोड, इसमें जब तक दंड विधि नहीं जोड़ी जाएगी, जब तक क्या विश्वास है, क्या यकीन है कि जो सत्ताधारी बैठेंगे वो संविधान का पालन करेंगे, संविधान के उद्देश्य को पूरा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि दंड विधि का जो है इसमें जोड़ा जाना जरूरी है, जिसके आधार पर सत्ताधारियों को भय हो, डर हो, संविधान की अनुच्छेद 101 से लेकर 395 तक के अनुच्छेद का पालन हो सकेगा। इसमें दंड विधि का जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा जो है भारत का संविधान जो है ये इसमें 63,97,000 रुपया जो है इसके बनने में खर्च हुआ है। इसमें 63,96,729 रुपया इससे बनने में खर्च हुआ है। ये 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ है। इसको बनाने इसका प्रारूप तैयार करने के लिए हमारे जो है संवैधानिक सलाहकार जो BN राय थे, उन्होंने इसको बनाकर कंप्लीट किया है। इसका प्रारूप जो है BN राय ने बनाया है, इसको कंप्लीट किया है और बाबा साहब ने इसकी ड्राफ्टिंग करी है। इस प्रकार से हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है और ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, जो आज तक चल रहा है।
के साथ जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये डबल शासन जो हमारे देश में है ये ख़त्म होना चाहिए। नेताशाही से हमारा अरबों खरबों रुपए बर्बाद हो रहा है। हमारे देश में 790 जो है सांसद है, जिनको जो है एक साल में 5 अरब 68 करोड़ 80 लाख रुपया खर्च होता है और इन 790 सांसदों को 5 करोड़ रुपए जो है सांसद निधि हर साल दी जाती है। इस तरह से हमारे देश में 45 खरब रुपए का जो ये केंद्र सरकार चलाने में खर्चा आता है। इसी प्रकार से जो हमारी स्टेट सरकार है उसमें 4587 MLA और MLC हैं, जिनका एक साल का खर्चा 50 अरब आता है। इसी प्रकार से इनको हर साल के लिए विधायक निधि दी जाती है 5 करोड़ रुपया। इन सबको जोड़कर जो है अरबों खरबों रुपया सैकड़ों रुपया जो है इस लोकतंत्र में बर्बाद हो रहा है। इनको बचाना है, बचाकर अपने देश में एक सिंगल सरकार होनी चाहिए। वो सिंगल सरकार जो हो वो नौकरशाही हो। नेताशाही जब तक हटे नहीं हमारा देश विकास करेगा नहीं। इस नेताशाही में अरबों खरबों करोड़ों रुपए लग रहा है, उसको बचाना हमारे भारत के लोगों की जो ज़रूरत है। जब नेता हटेगा तो ये अरबों खरबों रुपए जो केंद्र में लग रहा है वो बचेगा। इससे जनता का विकास होगा और देश का विकास होगा, तभी हमारे देश जो है महान बनेगा। हम भारत के लोगों से, भारत के मालिकों से, स्वामियों से और अधिनायकों से और भारत भाग विधाता के लोगों से हमारा ये निवेदन है कि जो डबल सरकार चल रही है इसको समाप्त किया जाए और हमें ब्यूरोक्रेसी को ये सब जो है बोझा दे दिया जाए, ये कार्ड दे दिया जाए, जिससे हमारे देश में सिंगल सरकार बनेगी। और सिंगल सरकार बनने से जो है हमारे देश में जो है बहुत पैसा बचेगा। ये देश हित में और जनता के हित में लगेगा। मैं इसी के साथ जो अपने जो है वक्तव्य ख़त्म करता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे निवेदन है कि आप नेता हटाओ, देश बचाओ, नेता का पैसा जनहित में और देश के विकास में लगाओ। हमारे देश में केवल सिंगल सरकार की ज़रूरत है। हमारे देश में सेंट्रल सरकार की ज़रूरत है ही नहीं ना। हर 29 स्टेट है, हर 29 स्टेट जो बजट बनाता है और अपना स्टेट चलाता है, तो हमें केंद्र सरकार से क्या लेना देना। इनको तो केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकना, इसको माने यहाँ से समाप्त करना हम भारत के लोगों की ड्यूटी बननी चाहिए। हमारा स्टेट खुद ही जो है अपना बजट बनाता है, बजट बना के पूरा स्टेट चलाता है। जितने भी जो केंद्र शासित है वो अपना बजट बनाते हैं और बजट बनाकर अपना जो है प्रदेश का शासन चलाते हैं। हमें केंद्र की क्या ज़रूरत है? हमें केंद्र को पैसा देने की क्या ज़रूरत है? हमें केंद्र के बजट से क्या लेना देना है? हम भारत के लोग आपसे, भारत के मालिकों से निवेदन करते हैं कि हमारे देश में नौकरशाही का शासन होना चाहिए और नेताशाही को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।